सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें जानेंगे गांधी युग से रिलेटेड प्रश्नों का हल देखेंगे तथा इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा उन कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा करते हुए चलेंगे ताकि उससे रिलेटेड अगर और भी प्रश्न बने तो वो सभी हल हो पाए। तो इससे पहले हम लोगों ने गांधी युग में यानी 50 तक प्रश्नों का हल देख लिया था, 50 तक। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे, 51 से देखेंगे। तो पहला प्रश्न यानी 51 में कह रहा है स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो स्वराज्य पार्टी की बात कर रही है तो आपको ध्यान में रखना होगा स्वराज्य पार्टी की स्थापना CR दास के द्वारा किया जाता है, चित्तरंजन दास। अब ये चित्तरंजन दास कौन होते हैं, किन परिस्थिति में स्वराज्य पार्टी की स्थापना होती है? याद करिए, जब गया का अधिवेशन होता है। गया का अधिवेशन होता है 1922 ईस्वी में। यह बिहार में गया का अधिवेशन हो रहा होता है और इसके अध्यक्ष होते हैं CR दास यानी चित्तरंजन दास। हालांकि उससे पहले 1921 वाला में भी होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करते हैं और उस असहयोग आंदोलन के कारण क्या हो गया था, जो पहले तो ये जब वो कलकत्ता का वार्षिक अधिवेशन होता है, वार्षिक नहीं विशेष कहिए, उसमें से प्रस्ताव को ये विरोध करते हैं। हालांकि फिर नागपुर वाला अधिवेशन में क्या होते हैं, लास्ट में ये मान जाते हैं और असहयोग आंदोलन के समर्थन के लिए ये लगभग 1500 से अधिक लोगों को सपोर्ट में लेके जाते हैं। ये रहता है इस तरह से, पहले ये मना करते हैं फिर सहयोग करते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1921 ईस्वी में कांग्रेस को असहयोग आंदोलन के लिए लगभग 10 लाख स्वयंसेवकों की आवश्यकता होती है। उसी को लेकर ये क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। और जैसे ही अंग्रेजों को पता चलता है, वह इस आंदोलन का दबाने के लिए क्या करता है, बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लेता है। उसमें CR दास भी होते हैं। 1921 ईस्वी का जो अधिवेशन होता है वह अहमदाबाद में होता है और इस अहमदाबाद में भी यही रहते हैं, लेकिन इस वक्त वो जेल के अंदर रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 1921 का अधिवेशन होता है, जो कौन करते हैं, अध्यक्षता जो करते हैं वह करते हैं हकीम अजमल खां और इनके जो भाषण होते हैं वह सरोजनी नायडू पढ़ के सुनाती है। ये तो 21 का, जैसे वो जेल से बाहर निकल के आते हैं तब क्या करते हैं, वह फिर से आंदोलन को जारी रखते हैं और जो गया का अधिवेशन होता है उसमें अध्यक्षता किनको बनाया जाता है, यह CR दास को बनाया जाता है। और इसमें CR दास जो होते हैं वह चाहते हैं कि जो परिषद है ब्रिटिश मंत्रिमंडल का, उसके अंदर घुसकर इसका विरोध करें। जब यह प्रस्ताव रखते हैं उस अधिवेशन में, गया का अधिवेशन में, तब उनके प्रस्ताव को जो यह कहना चाह रहे होते हैं कि भीतर घुसकर अड़ंगा लगाने की जो नीति की घोषणा की, इस नीति को उस अधिवेशन में पास नहीं किया जाता और इसी से लेकर वो नाराज होते हैं। हालांकि नाराज का और भी कारण होता है कि जो असहयोग आंदोलन हो रहा होता, आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि वो क्या हो जाता है, वो गांधी जी के द्वारा जब ये चौरी चौरा जो कांड होता है उसमें क्या कर लिया जाता है, उस कांड के कारण वो आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। तो हालांकि वह भी एक क्या होता है, यह बात होता है, लेकिन वो तो घटना 1922 ईस्वी में होती है। तो वह 1922 ईस्वी में 5 फरवरी को होती है, तो वह भी माइंड में होता ही होता है। साथ में यह जो होता है, इसको लेकर वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं कांग्रेस से, जब उनके प्रस्ताव को उस कांग्रेस अधिवेशन पास नहीं किया जाता तो वही अलग होंगे। तो अलग होकर इलाहाबाद में यह क्या बनाएंगे, स्वराज्य पार्टी की स्थापना करेंगे जनवरी 1923 ईस्वी में। स्वराज्य पार्टी का जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, अध्यक्ष खुद होंगे, ये CR दास होंगे और मोतीलाल नेहरू, अन्य नरसिंह और ये सभी होंगे, स्वराज्य पार्टी की स्थापना करेंगे। तो आप ध्यान में रखिएगा। तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी, वह 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी। तो ये तो स्वराज्य पार्टी का था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 52 में, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1902 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था। दूसरा विभाजन कब हुआ? काफ़ी अच्छा प्रश्न कर रहा है। कांग्रेस का प्रथम, बिल्कुल सही बात है, जो कांग्रेस का प्रथम विभाजन यानी कि गरम दल और नरम दल जो अलग हुए थे, याद करिए, यह जो उत्पन्न हुआ था विवाद, हाल मन मुटाव हुआ 1905 ईस्वी में। जैसे बंगाल विभाजन होता, आपको पता होगा ना कि बाल गंगाधर जो तिलक होते हैं वो क्या करते हैं, उस असहयोग आंदोलन को पूर्ण संपूर्ण राष्ट्रव्यापी बनाना चाहते हैं, जबकि जो उदारवादी होते हैं वह उसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते हैं। इस तरह से फिर भी जो असहयोग होता था, असहयोग करने की, जो विदेशी सामानों का जो है असहयोग करने का बात होता है, वह सीमित तक रखना चाहते हैं, लेकिन इसको देशव्यापी बनाना चाहते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता। फिर देखने को 1906 ईस्वी में होता। हालांकि 1906 ईस्वी में भी क्या होता है, अध्यक्षता को लेकर आता है, लेकिन 1907 ईस्वी में प्रत्यक्ष दिख जाता है ये गरम दल वाले चाहते हैं किसको, ये लाला लाजपत राय को बनाना, और उदारवादी नेता चाहते हैं रास बिहारी बोस को, और ये चाहते हैं सूरत में, वो चाहते हैं नागपुर में। तो अंततः क्या हो जाता है, नरम दल वाले के बात ही रखा जाता है, रास बिहारी बोस को बनाया जाता है और उसकी वो जो होता है वह कहाँ होता है, वह सूरत में ना होकर वो नागपुर में होता है। तो इस तरह से वो पहला जो होता है विभाजन हो जाता है, यहीं से गरम दल अलग हो जाते हैं। फिर आप देखेंगे कि
काफ़ी प्रयास के बाद जब बाल गंगाधर तिलक जेल से निकलेंगे, फिर होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा चलाया जाएगा। उस आंदोलन में काफ़ी मेहनत करेंगे, काफ़ी सफलता करेंगे, क्योंकि जब बाद जेल से बाहर निकले तो उनको यह भी आभास हो चुका था, चाहे वो एनी बेसेंट हो चाहे वो बाल गंगाधर तिलक, की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, स्वतंत्रता, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक पर्याय के रूप में देखा जा चुका है। तो इसलिए बोझ भी चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर ही काम करना, तो उसको लेकर प्रयास जारी रहता है। हालांकि 15 में नहीं 16 में फिर एक होते हैं। फिर यह घटना होता है 1918 ईस्वी में, फिर से गरम दल और नरम दल अलग हो जाते हैं। यह घटना क्या होता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि मॉन्टेग्यू के द्वारा, अब परिस्थिति को समझिए कि उस समय क्या हुआ था। उस परिस्थिति में किसमें, इसमें जो कांग्रेस का विभाजन होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, अगस्त प्रस्ताव, यानी कि जो अगस्त में लाया जाता है। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या होता है, ब्रिटेन के जो सभा होता है, संसद होता है, उसमें बहस हो रहा होता है, और उसी बहस में से क्या हो जाता है, जो मॉन्टेग्यू रहता है, वह मॉन्टेग्यू है जो एक तीखा बहस करता है, और उस बहस में वह पूरी तरह से 12 जुलाई जो 1917 ईस्वी को यह बहस होता है, वही ब्रिटेन के संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में होता है, जिसमें मॉन्टेग्यू पूरी तरह से व्यवस्था का तीखा आरोप लगाया, और जिसके द्वारा भारत शासित था उस पर वो आरोप लगाया, और मॉन्टेग्यू अपनी सरकार के प्रबंध में अधिक से अधिक हिस्सेदारी के लिए भारतीयों दावे का समर्थन किया। इस तरह से वक्तव्य बोला, और जिसके तुरंत बाद ही जब इस तरह से उससे वक्तव्य हुआ, भाषण हुआ, उसके बाद मॉन्टेग्यू को भारत का राज्य सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया, और 20 अगस्त को मॉन्टेग्यू भारत के ब्रिटिश नीतियों के लक्ष्य को परिभाषित करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक ऐतिहासिक घोषणा की। उसमें प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों की बढ़ती संगति, ब्रिटिश साम्राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में भारत की जिम्मेदारी, प्रगतिशील, ये सभी के रूप में प्रगतिशील की प्राप्ति की दृष्टि से स्वशासी स्थानों के प्रतीक के रूप में, इस सब के विकास के रूप में वो परिभाषित किया। और इसको लेकर मॉन्टेग्यू की घोषणा का प्रमुख जो अभिव्यक्ति था, कहकर आइए एक जिम्मेदार सरकार की, जिसमें शासक लोगों को निर्वाचित प्रतिनिधित्व के प्रति जवाबदेह होते हैं, उस प्रकार के था। अपनी घोषणा को अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए वो क्या करता है, वह राजनीतिक राय के सभी रंगों के विचार का पता करने के लिए भारत का भ्रमण भी करता नवंबर 1917 ईस्वी में। वही मॉन्टेग्यू द्वारा करता, चर्चाओं के आधार पर भारत का संवैधानिक सुधार का एक क्या करता, खाका तैयार करता, और इस रिपोर्ट को तैयार कर वह प्रस्तुत करता। और इस रिपोर्ट को जो प्रस्तुत करता है, इसमें क्या होता है आप देखेंगे। फिर इस रिपोर्ट के बाद क्या किया जाता है, कांग्रेस के द्वारा और मुस्लिम लीग के द्वारा, दोनों के द्वारा क्या क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है ना। कांग्रेस में आप देखेंगे कि राष्ट्रवादी आंदोलन, कांग्रेस में जो ये होंगे, जैसे कौन, तिलक कहिए, इसको सूर्यहीन भोर का रूप में इसको संबोधन करते हैं। और फिर यहीं पर क्या होगा, जो उदारवादी होंगे, उदारवादी देखिए, उदारवादी जो होते हैं इसमें कौन होते हैं, ये होते हैं बनर्जी होते हैं। खासकर इसमें एक चीज़ होता है कि जो सिविल सेवाएं होता है उसमें थोड़ा आयु को लेकर इसमें सुधार किया जाता है, तो कुछ इस तरह से आते हैं। तो अब क्या होगा, इस घोषणा के बाद क्या होंगे, मॉन्टेग्यू की ऐतिहासिक घोषणा के बाद जो प्रतिक्रियाएं होगी, वह उदारवादी इसे क्या करेंगे, भारत का मैग्ना कार्टा रहकर संबोधित करेंगे उदारवादी नेता, जबकि राष्ट्रवादी वह इसकी आलोचना करते हैं। इसमें वैध अपेक्षाओं का बहुत कम होता है। इसमें इसी में आप देखेंगे जो ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाएगा, जिसमें द्वैध शासन की बात होगी, केंद्र में द्विसदनात्मक तथा प्रांत में एक व्यवस्थात्मक में द्वैध शासन के, जिसमें हस्तांतरित और आरक्षित विषयों इस तरह से किया जाएगा, जो आगे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यह जो घोषणा होता है किसके द्वारा, मॉन्टेग्यू के द्वारा, जो भारत सचिव रहता है, भारत सचिव इसी की बात पर उन्हें बनाया जाता है, क्योंकि वह इस बात को लेता है कि इसमें भारतीयों की क्या होना चाहिए, सहमति जरूरी, उसी को लेकर काम करेंगे, तो इसके लेकर वो बना दिया जाता है। लेकिन फिर घोषणा करता हुआ क्या होता है, इस घोषणा भारतीयों के पक्ष में नहीं होता। इसके कारण इसका कांग्रेस और राष्ट्रवादी आंदोलन इसका विरोध करते हैं, और यहीं पर उदारवादी इसका समर्थन करेंगे, उदारवादी। और यहीं पर क्या होंगे, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी होंगे, वो अलग होकर क्या करेंगे, नेशनल लिबरल पार्टी के रूप में उसका स्थापना करेंगे। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नेशनल लिबरल पार्टी का स्थापना कब हुआ था, क्या था, नाम था, तो किन के द्वारा बनाया गया, तो वही हो जाएगा मुंबई 1918 ईस्वी में। हालांकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो लागू किया जाता है भारत में, वह 1919 ईस्वी में। लेकिन देखिए किस तरह से हाउस ऑफ कॉमन्स में 17 में ये बात को मॉन्टेग्यू के द्वारा उठाया गया, बोला गया, तुरंत उसको मॉन्टेग्यू को बनाया जाता है, सचिव बनाया जाता है। जैसे सचिव करता, भारत को भ्रमण करता, फिर वो घोषणा करता, तो वही मुंबई में दूसरा विभाजन होता है। उसके बाद उसका विरोध करते हैं, जबकि उदारवादी उसका समर्थन करता है। उदारवादी में सुरेंद्र बनर्जी वो अन्य नेताएं होते हैं, वो अलग होकर क्या बनाएंगे, नेशनल लिबरल पार्टी। और इधर जैसे कौन कौन हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, तिलक हो गए, ये सभी इनका। नेक्स्ट देखेंगे 53 में, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता था। ये खुदाई खिदमतदार कौन थे, आइए इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए खुदाई जो खिदमतदार थे, यह क्या थे,
यह जो है ये खान अब्दुल गफ्फार खां जो होते हैं, लाल कुर्ती आंदोलन का मुख्य रूप से जो पश्चिमोत्तर प्रांत होता है वहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में खुदाई खिदमतदार के नाम से चलाया जा रहा था। यानी उत्तर पश्चिम ये पंजाब वाले राज्य में, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले, ये जो इसमें जो सैनिक थे, खुदाई खिदमतदार में जो लोग थे, वह पाकिस्तान अफगानिस्तान जो होते हैं उनके जातीय मुसलमान इस समूह में थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। ये पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरह यानी गांधी जी से प्रेरित खान अब्दुल गफ्फार खां, आपको पता होना चाहिए कि जब क्या होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेगा तो पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां कहेंगे। इसी के कारण खान अब्दुल गफ्फार खां को आप ये बाद में देखेंगे कि उनको ये कहा जाता है, देखिए ना, खान अब्दुल गफ्फार खां का होता है ना, हाँ, सीमांत गांधी कहकर पुकारा जाता है। तो क्या होते हैं कि उत्तर और पश्चिमोत्तर प्रांत में ये जो होते हैं अहिंसक रूप से ये आंदोलन का नेतृत्व कर रहे होते हैं, जिसमें जो शामिल होते हैं खुदाई खिदमतदार होते हैं। हालांकि क्या होता है 1929 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार का एवं अन्य नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है, क्योंकि क्या हो चुका है, समय के साथ साथ यह आंदोलन क्या हो चुका होता है, राजनीतिक रूप का धारण कर लिया होता है। यह जो चलाया गया था प्रेरित किससे था, वह महात्मा गांधी से प्रेरित था। अन्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक पैरेलल में चलाया जा रहा था। यह पूरी तरह से अहिंसावादी था। फिर क्या होता, धीरे धीरे समय के साथ ये राजनीतिक रूप धारण कर लेता। जैसे ये आंदोलन का ख्याति बढ़ता, अंग्रेज की इस पर नज़र आती है और इसको दबाता, और इसमें खान अब्दुल गफ्फार का नेताओं को गिरफ्तारी कर लेती है। और फिर उनके समय के अभाव के कारण फिर इनको मुस्लिम लीग का भी इसको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि मुस्लिम लीग आपको पता होगा वो अलग एक मांग करती है, देसी का मांग करता है। तो मुस्लिम लीग भी इसका समर्थन प्राप्त करने में विफल रहता है। फिर आंदोलन औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो जाता। और फिर जो इसके होते हैं खुदाई खिदमतदार के जो सदस्य होते हैं, संगठित किया जाता है। पुरुषों को गहरे लाल रंग की कुर्ती यानी एक तरह का ड्रेस कोड किया जाता है, लाल रंग की कुर्ती, और महिलाएं काले रंग का वस्त्र पहनेंगे, ये धारण किया जाता है। तो इसीलिए लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है। वह खुदाई खिदमतदार जो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा उत्तर पश्चिमी प्रांतों में, पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो मुस्लिम जातीय थे वही इसका सदस्य थे, जो पूरी तरह से अहिंसक रूप से प्रेरित था गांधी जी से। नेक्स्ट देखेंगे 54 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1947 में इसलिए सहमत हो गई क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर क्या हो रहा था, दंगा हो रहा था, ये सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। आपको पता होगा जिस समय भारत आज़ाद आ रहा होता, महात्मा गांधी उस समय नोआखली में होते हैं। वहीं समय लॉर्ड माउंटबेटन का एक पत्र होता है जो काफ़ी किस उसमें चर्चित होता है। उसमें कहा जाता है कि मेरे 50,000 सैनिक पंजाब में क्या कर रहे होते, दंगा रोकने में समर्थ नहीं, लेकिन उसी फौज में से मेरे एक व्यक्ति पूरे नोआखली में दंगा को होने नहीं दे रहे हैं। ये लॉर्ड माउंटबेटन का कथन होता है। तो वही बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाह रही होती है, क्योंकि आपको यह भी पता होगा कि वहीं पर जिन्ना के द्वारा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को आपको यह भी एक देखने को मिलेगा कि क्या कर जाता है, ये कार्रवाई दिवस, खुली कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें आपको पता होगा कि बंगाल में खाली 2000 से अधिक लोगों को मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं का क्या कर दिया गया था, हत्याएं कर दी गई थी। तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए वह विभाजन को स्वीकार कर लेती है। इस प्रश्न में से सबसे उपयुक्त होगा ऑप्शन नंबर सी 55 में। देखिए, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। करा 1919 में क्या होता है, क्रूर अत्याचार होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। यह क्या होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, थोड़ा संक्षेप में हम लोग जान लेते हैं। कारण क्या होता है कि बैसाखी के बाद, बैसाखी मुख्यतः क्या होता है, जो होते हैं उत्तर पश्चिम के जो लोग होते हैं उस क्षेत्र के लोग क्या होते हैं, रबी फसल के कटाई के बाद इस त्यौहार को काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। हालांकि पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन उस क्षेत्र में ज़्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो उसी क्षेत्र में हालांकि उस समय कर्फ्यू भी लगा होता है कुछ क्षेत्रों में, है ना। तो उस क्या होता है, उस समय क्या होते हैं, बैसाखी का पर्व मनाने के लिए लोग वहाँ अमृतसर आते हैं और वहाँ पर मेला का भी आयोजन होता है। और उस जलियांवाला बाग हत्याकांड वही अमृतसर के जगह में चारों ओर एक पार्क है, चारों ओर बड़े बड़े मकानों से घिरा हुआ, जाने का एक संकरा रास्ता है, वहीं पर लोग जमा हो जाते हैं। धीरे धीरे कुछ नेताओं का भाषण भी होता है। जब यह क्या होता है, लोग वहाँ एकत्रित होते हैं, कुछ नेताओं का भाषण भी होता है, होने वाला होता है। इसको देखकर क्या हो जाता है, जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ, लगभग 90 सैनिकों के साथ वो एंट्री करता है और क्या हो जाता है, उस बेकसूर लोगों पर क्या करता है, जनरल ओ डायर के द्वारा क्या कर दिया जाता है, जनरल डायर ही कहिए, उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, वह आज्ञा देता गोली चलाओ को। तो वह लगभग 10 मिनट तक 1650 राउंड की गोलियां चलाई जाती है। इसमें लगभग 1000-2000 लोगों की मृत्यु, घायलों कहीं होता है। एक कुआं होता, पूरा कुआं वो पूरी तरह से भर जाता था। ये काफ़ी क्रूरतापूर्वक, काफ़ी अत्याचारपूर्वक ये हत्याएँ हुई थी। तो उसी को लेकर यह जो होते हैं, कौन होते हैं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1915 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है,
वह क्या करते हैं, नाइटहुड यानी सर की उपाधि वो लौटा देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब याद करिए, स्वतंत्रता प्राप्ति होता है, वह महात्मा गांधी थे क्या थे? तो महात्मा गांधी तो उस समय नोआखली में थे, लेकिन करा क्या थे? वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। क्योंकि देखिए, आपको एक वक्तव्य आगे भी हम लोग चलेंगे तो प्रश्न देखने को मिलेगा। महात्मा गांधी का कहना क्या था? जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उनका कहना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया, उस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाने पर उसे खत्म कर देना चाहिए, एक महात्मा गांधी का कथन था। हालांकि उनके बातों को दरकिनार कर दिया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अभी तक बनी हुई है। तो ये था, तो उस समय वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। और ये भी पूछा जाता है कि जब भारत आज़ाद हो रहा हुआ था 15 अगस्त 1947, महात्मा गांधी कहाँ थे? नोआखली में थे। वह सांप्रदायिक दंगे को रोकना चाह रहे थे, तो गांव गांव शहर शहर घूमकर वह लोगों को समझा रहे थे, बुझा रहे थे। काफ़ी दिलचस्प एक स्टोरी भी आगे देखने को मिलेगा, किस तरह से नोआखली में एक गाँव में जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर मुस्लिम हिंदू दोनों अपने घर में घुसे रहते हैं। और हालांकि उसमें से तो एक व्यक्ति मुस्लिम आकर महात्मा गांधी को वो मारता भी है, लेकिन महात्मा गांधी कुरान का एक शब्द बताते हैं तो उससे काफ़ी वो क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। और महात्मा गांधी से वो माफ़ी मांगता है और वो बोलता है कि हमसे गलती हो गया और आपका हम सेवक बनकर रहना चाहते हैं और आप हमें आज्ञा दीजिए हम क्या करें। तो वो दिलचस्प कहानी है, आगे हम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 47 में देखिए, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जब जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ था, अभी हम लोग चर्चा किए, वो नरसंहार 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को होता। परिस्थिति क्या होता? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता। क्या होता है कि बैसाखी का पर्व होता। बैसाखी क्या होता है? उत्तर पश्चिम में थोड़ा क्या होता है, धूमधाम से मनाया जाता है। ये रबी के फसल के कटाई के बाद ये मनाया जाता है, मुख्यतः मार्च में कटता है। वही मार्च अप्रैल में लोग वहाँ, तो वो मेला भी लगा हुआ होता है। इस उद्देश्य से लोग वहाँ घूमने के लिए आते हैं तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड में वहाँ लोग एकत्रित होते हैं। कुछ नेताओं का भाषण भी होने वाला रहता है, भीड़ इकट्ठी होती है, शांतिपूर्वक सब लोग वहाँ पर इकट्ठे थे। वहीं पर क्या होता है, जनरल डायर अपने सैनिकों के द्वारा प्रवेश करता है और अपने सैनिकों को वह आदेश देता है 10 मिनट तक 1650 राउंड की गोलियाँ चली, जिसमें कई मतलब कहिए कि 2000-3000 लोगों की क्या हो जाती है, उस मृत्यु हो जाती है उसमें। तो वही जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। तो उस समय जो होते हैं वो कौन होते हैं? याद करिए, लॉर्ड कैनिंग कब होता है? कैनिंग होता 56 से 57 यानी 1857 में हुआ होता है। लॉर्ड रिपन क्या होता है? 1884 80 से 84, जिसको भारतीय का उद्धारक के रूप में भी जाना जाता है। इल्बर्ट बिल इसी के समय में आता है। लॉर्ड कर्जन कर्ज देता 1905 से, तो वह हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा 1919, जो 1916 से 1921 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? वह डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। और भी पुस्तक है, थोड़ा सा उसके बारे में विचार लेते हैं। ऑप्शन सी में इंडिया विंस फ्रीडम। याद करिए, इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा? ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई थी। वही अब्दुल कलाम आज़ाद जो भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा मंत्री के रूप में बनाएंगे। भारत की स्वतंत्रता से पहले जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया। जब खिलाफत इंदाल स्टार्ट हुआ था तो उस दरमियान देखिए, उस समय वो खिलाफत आंदोलन से पहले भी वो क्या होता, 1919 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता, उससे पहले वो ये रांची में क्या होते हैं, नजरबंद किया जाता है ब्रिटिशर्सों के द्वारा। उनके द्वारा फिर उस खिलाफत आंदोलन में अल हिलाल जो उनकी पत्रिका होती है, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, शिक्षित करने का भी काम करते हैं उस अपने माध्यम अल हिलाल के माध्यम से। तो ये पैसेज टू इंडिया होता E.M. फोस्टर, जो ब्रिटिश लेखक और कवि होता, उसके द्वारा ये लिखा जाता है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी द्वारा, आपको पता ही होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेहरू रिपोर्ट के अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। यह सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, नेहरू रिपोर्ट का अंतिम रूप अगस्त 1928 में आयोजित किया गया, सर्वदलीय सम्मेलन से स्वीकार किया गया। इसकी अध्यक्षता खुद जवाहरलाल नेहरू के थे। परिस्थिति क्या था? जब साइमन कमीशन भारत आया था, तो आपको पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उसका विरोध किया गया था। और इसी साइमन कमीशन के विरोध में वो कब आया था? वह 1927 में आया था। और इसी के विरोध में क्या हो गया था कि लाला लाजपत राय पर लाठियाँ से चार्ज हुई थी और इस बर्बरता लाठी चार्ज के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी। बाद में हालांकि क्या होते हैं, चंद्रशेखर आजाद अन्य मिलकर बदला लेते हैं, वो कहानी अलग है। लेकिन यह होता है, क्या होता है, उसका जैसे ही साइमन कमीशन भारत आता है, इसमें सभी जो होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं, वह ब्रिटिशर्स होते हैं, जिसके कारण साइमन गो बैक का क्या होता है, नारा लगता है। हालांकि जो साइमन कमीशन का आने का कारण था, भारत के जो है संविधान को लागू करने के लिए जो अध्ययन था उसको करने के लिए, और एक मुख्य कारण यह भी रहता है कि 1919 ईस्वी का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार
को लेकर उसकी समीक्षा के लिए वो आता है, तो प्रश्न वह भी देखने को मिलता है। तो वो आता है तो क्या होता है, यहीं पर क्या होता है, इसका विरोध करता है। तब वहाँ पर एक सचिव होता है, बर्गनर कर कर वह क्या करता है, भारतीयों को चैलेंज करता है, क्या भारतीय लोग अपना संविधान बना सकते हैं, एक ऐसा संविधान बना सकते हैं जिससे सभी समझदार या सभी जो शिक्षित है वर्ग हैं वो उसको संतुष्ट कर पाए। तो इसी को स्वीकार करते हुए क्या हो जाता है, इसको स्वीकार किया जाता है, इनके द्वारा, नेहरू के द्वारा स्वीकार किया जाता है। और फिर क्या होता है, एक कमेटी का बनाया जाता है। इस कमेटी में 2 मुसलमान सदस्य रहते हैं, 9 सदस्य होते हैं। मोतीलाल नेहरू स्वयं इसके अध्यक्ष होते हैं, सुभाष चंद्र बोस बीच में होते हैं। और फिर अंतिम रूप से 28 से 30 अगस्त के बीच में 1928 में इसको प्रस्तुत किया जाता है, जिसे नेहरू रिपोर्ट का था, जिसमें भारत में डोमिनियन स्टेट के दर्जा का मांग होता है, समस्त दायित्व भारतीयों को, प्रतिनिधियों को सौंपने की बात होती है, भारत में संघीय प्रणाली की स्थापना की बात होती है, सभी चुनाव क्षेत्रीय आधार पर होता है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कोई राज्य धर्म नहीं होगा, पुरुषों और स्त्रियों को समान नागरिक अधिकार देने की बात होती है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण का प्रस्ताव होता है। इस तरह से इसमें जो भी होता है बहुत सारे प्रस्ताव को रखा जाता है, तो वही क्या कहलाता है, अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 60 में 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। हमने बताया था कि गया का अधिवेशन 1922 ईस्वी में होता है, बिहार के गया में अधिवेशन। और इस अधिवेशन में क्या होते हैं, उस समय जेल से निकलकर चित्तरंजन दास आते ही होते हैं, इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। वो क्या होते हैं, इसमें एक प्रस्ताव रखते हैं जिसमें वो क्या होते हैं, ब्रिटिशर्स के जो विधानसभा होता है, केंद्रीय परिषद होता है, उसमें वो एंट्री कर कर यानी अंदर घुसकर वह अड़ंगा पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इस प्रस्ताव को पास नहीं किया जाता। इससे वो नाराज होकर क्या करते हैं, वो अलग पार्टी की स्थापना करते हैं। मोतीलाल नेहरू के साथ सचिव रहते हैं मोतीलाल नेहरू, और ये सचिव तो मोतीलाल नेहरू और अध्यक्ष CR दास रहते हैं। वही उसकी स्थापना इलाहाबाद में जनवरी 1923 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी की करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 61 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की। ऑप्शन में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भी है, 1858 भी है, क्रिप्स मिशन 1942 भी, अगस्त प्रस्ताव 1917। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 19 अगस्त 1917 हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट पहले चर्चा हो चुकी है, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। भारत सरकार अधिनियम 1958 का भी चर्चा हो चुका है, किस तरह से क्या हो गया था। 1857 की क्रांति के बाद फिर जो है भारत का जो दायित्व सरकार है वह क्या हो गया, गवर्नर जनरल को हटाकर डायरेक्ट ब्रिटेन के महाराजा महारानी के में हाथों में चला गया। क्रिप्स मिशन अलग है, वो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को समर्थन प्राप्त करने के लिए क्रिप्स मिशन लाया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी इसका विरोध होता है। फिर अगस्त प्रस्ताव में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की बात होती है। याद करिए अगस्त प्रस्ताव जिसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की हम लोग चर्चा किए थे, वही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जिसमें हमने अभी चर्चा किया कि जिसमें क्या किया जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में होता है, जिसमें मॉन्टेग्यू होता है जो 12 जुलाई 1917 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स जो ब्रिटेन का संसद होता है उसमें भाषण देते हुए तीखा बहस होता है। उसमें मॉन्टेग्यू पूरी व्यवस्था पर तीखा आरोप लगाया, उसमें जिसके द्वारा वह भारत शासित था। उसमें मॉन्टेग्यू ने अपनी सरकार के प्रबंधन में अधिक से अधिक हिस्सेदारी के लिए भारतीयों के दावा का समर्थन किया, और इस तरह के समर्थन के बाद फिर उसको राज्य सचिव बना दिया जाता है भारत का। फिर वही राज्य सचिव बनता है, फिर भारत भ्रमण करता है, उसके बाद फिर वो घोषणा करता है, और उस घोषणा के बाद क्या हो जाते हैं, उस घोषणा के बाद उसमें द्वैध शासन होता है। मतलब उसमें कहिए कि केंद्र में तो क्या हो जाता है, द्विसदनात्मक सदन होता है, प्रांतों में होता है व्यवस्थात्मक एक सदनात्मक व्यवस्था तथा वह द्वैध शासन होता है, जिसका फिर क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा विरोध किया जाता है। हालांकि उदारवादी जो होते हैं इसका समर्थन करते हैं, वह क्या कहते हैं, इसको भारत का मैग्ना कार्टा का कर कहते हैं। इसमें खासकर CN सुरेंद्र बनर्जी होते हैं। यहीं पर फिर क्या होता है, दूसरा विभाजन भी देखने को मिलता है। तो वही धीरे धीरे जो सबसे पहले जो उत्तरदायी सरकार बनाने की मंशा होती है वो 1917 में स्पष्ट दिखाई देती है। सबसे पहले 62 में देखेंगे चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चौरी चौरा याद करिए, चौरी चौरा क्या था, चौरी चौरा था जब महात्मा गांधी के द्वारा क्या था, असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। असहयोग आंदोलन क्या किया गया था, खिलाफत के बाद असहयोग आंदोलन, ये वही असहयोग आंदोलन जो लगभग 1 जुलाई या 1 अगस्त को इसको परमिशन मिल चुका था। जो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन होता है उसमें महात्मा गांधी या इस पर लेके होते हैं, जिसमें हमने देखा कि CR दास पहले इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, बाद में समर्थन भी करते हैं। तो वही स्टार्ट होता है चौरी चौरा कांड। इसमें महात्मा गांधी सभी को शपथ दिलाते हैं कि अहिंसात्मक रूप से क्या करना है, इस आंदोलन को करना, और वही हिंसा हो जाता है कब, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो हिंसा हो जाता है कहाँ, गोरखपुर का चौरी चौरा कांड। एक थाना होता है जिसमें पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है, लगभग 22 पुलिसकर्मियों को। और इस अहिंसक घटना के बाद गांधी जी इस असहयोग आंदोलन को वापस कर लेते हैं, तो यह गोरखपुर हो जाएगा। नेक्स्ट 62 के बाद 63 में हम लोग आते हैं। 63 में कह रहा है, किसने कहा था, मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तब अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो वह कौन कहे थे, वह जवाहरलाल नेहरू कहे थे। कब कहे थे, 14 अगस्त की रात 11 बजे की आज़ादी का समारोह जब शुरू होने वाला था, जब वो भाषण दे रहे थे, तो उसी भाषण में उन्होंने कहा था, मध्य रात्रि के टकोर जब संसार सोता है
भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला है हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, मतलब कौन जीवित रहेगा अगर इंडिया मर जाएगा। तो यह जो कहा गया है यह भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह युक्ति कहा गया है। 65 में देखिए भारत में क्रिप्स मिशन आया, उस समय भारत का वायसराय कौन था। क्रिप्स मिशन क्यों आया? क्रिप्स मिशन हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट रहता, उस द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के समर्थन प्राप्त करने के लिए क्रिप्स मिशन आता। कारण क्या रहता, उधर से जो मित्र राष्ट्र रहते हैं उस पर भी दबाव रहता, ब्रिटेन को डर रहता कहीं भारत पर जापान ना आक्रमण कर दे, इसको लेकर वो भारत का समर्थन प्राप्त करना चाहता है। वही होता है क्रिप्स क्रिप्स की अध्यक्षता में वह भेजता है। तो क्या होता है उस समय जो वायसराय होते हैं, याद करिए ऑप्शन में है लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन 31 से 36, ये नहीं होगा। लॉर्ड एम्स्टर्डम 23 से 28, लॉर्ड लिथगो 36 से 43, क्रिप्स मिशन 42 में ही आ गया था। तो ज़्यादा क्या संभावना है, वह लग रहा है लॉर्ड लिथगो के शासनकाल में जो 1942 ईस्वी में आया था। हालांकि जब क्रिप्स मिशन भारत तो आता है उसका भी विरोध किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर वो डोमिनियन स्टेट की बात करती है। उसके बाद रियासतों के प्रतिनिधित्व के लिए वो निर्वाचन की जगह मनोनय की बात करती है। फिर भारतीय संघ में पृथक होने के जो पृथक संविधान बनाने की बात करती है, ये भी इसका होता। त्वरित हस्तांतरण का अभाव भी होता है, इस बात को नहीं वो करती। फिर प्रतिरक्षा के वास्तविक भागीदारी गवर्नर जनरल को देती थी। इन सभी कारणों से उसका विरोध कर किया जाता है। फिर वही क्रिप्स मिशन के कुछ ही समय बाद फिर क्या होगा, सबसे बड़ा आंदोलन, तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन असहयोग, ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से स्टार्ट होगा। आगे चर्चा होगी इसकी। नेक्स्ट देखिए गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? मात्र एक बार 1924 ईस्वी में बेलगांव में बने हैं, और इसमें गंगूबाई गीत गाए, गंगूबाई के द्वारा कन्नड़ गीत गाया था, जो बाद में बहुत बड़ा संगीतज्ञ भी होती है। नेक्स्ट देखिएगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? देखिए यह भी प्रश्न काफ़ी अच्छा, दो तरह के प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद और एक सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये प्रश्न अक्सर पूछता रहता है। देखिए इस ऑप्शन में क्या है कि मौलाना हसरत मोहानी नहीं दिया गया। अगर मौलाना हसरत मोहानी होता तो वो होते, क्योंकि बोला जाता है कि मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा ये सबसे पहले नारा 1921 ईस्वी में दिया गया था। हाँ, इसको सर्वघोष किए थे, यानी लोगों के बीच जो क्या किए थे, सर्वघोष किए थे, वो कौन थे? वह भगत सिंह थे। कब थे? जब याद करिए भगत सिंह जब क्या होते हैं, दिल्ली के असेंबली में 9 अगस्त ही होता है ना, 9 अगस्त नहीं 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को जब बम फोड़ते हैं, इसके बाद उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। फिर आप देखेंगे कि 23 मार्च 1931 को फांसी भी दे दिया जाता है। तो भगत सिंह के साथ और भी 3 अन्य होते हैं, तो वो होते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह, क्योंकि सर्वघोष इनकलाब जिंदाबाद का वो करते हैं। तो ये प्रश्न 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आ जाए सिर्फ सारे जहाँ से अच्छा तो इनकलाब होगा, वह इकबाल होगा। इकबाल कौन थे? इकबाल एक उर्दू कवि, राजनीतिज्ञ और लेखक थे। वो फारसी लेखक थे, वो आज़ादी से पहले थे। वह सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एक उनका देखिए ना, एक ये था उनका, ध्यान से भी उठा हुआ है, याद नहीं आ रहा है। हाँ, ये था तराना ए हिंद, एक लिखे थे वो, उसी में वो गाए थे सारे जहाँ से अच्छा। तो वो भी प्रश्न देखने को मिलता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन तो महात्मा गांधी द्वारा तो स्टार्ट किया ही गया था, तो बिल्कुल महात्मा गांधी शामिल थे। ऑप्शन में है सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भी बिल्कुल तरह से शामिल थे। अब बचा सरदार पटेल और BR अम्बेडकर। तो इस प्रश्न में क्या हो जाएगा, सरदार पटेल भी शामिल थे, BR अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। तो यह ध्यान में रखिएगा। ये वही भारत छोड़ो आंदोलन जो क्रिप्स मिशन अप्रैल 1942 ईस्वी में क्या होता है, उसके लौटने के कुछ समय के बाद ही तीसरा महान संघर्ष शुरू होता है वर्धा में, जब इसको कांग्रेस के द्वारा 8 अगस्त को ये सहमति दिया जाता है। और आपको ये भी पता होगा 9 अगस्त 1942 ईस्वी को 0 आवर के तहत सभी नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि आंदोलन काफ़ी सफलता भारत को दिलाता है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, BR अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट 69 में देखिए, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भारत की आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, याद करिए भारत आज़ाद 1947 में होता है, तो 46 से 47 JB कृपलानी रहते हैं। तो भारत की आज़ादी होता है अगस्त में, तो कृपलानी बने हुए रहते हैं। मतलब उस समय तक भारत की आज़ादी के समय कारक कृपलानी होते हैं। फिर जो दिल्ली वाला 1947 में होता है ना कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष, उसमें फिर क्या होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं। तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चर्चा नहीं है, इसलिए JP कृपलानी होगा। लेकिन स्वतंत्रता के समय, उस समय जो स्वतंत्र होता है 15 अगस्त 1947 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौजूद रहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कहीं ना आप मिस्टेक कर रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खोज रहे हैं। हाँ, वो जरूर बने थे, लेकिन 46 से 47 तक टर्म था। और वार्षिक अधिवेशन आपको पता ही होना चाहिए कि लास्ट दिसंबर में ही होता आ रहा था। हाँ, कोई विशेष अधिवेशन होता था तो अगस्त में हो जाता था, सितंबर में हो जाता था, वो बात अलग है।
नेक्स्ट सत्र में देखिए भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन जो किया गया था वह सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा 1947 में किया गया था, जिसमें वो तय किया गया कि भारत का में कौन सा क्षेत्र आएगा और पाकिस्तान में कौन सा क्षेत्र आएगा। नेक्स्ट देखिए महात्मा गांधी हिंद स्वराज की रचना की थी जब हुए थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न। देखिए महात्मा गांधी हिंद स्वराज की स्थापना कब किए थे? आपको यह पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में क्या होते हैं, बैरिस्ट्री कर कर भारत लौटते हैं। फिर 1893 तिरानवे में वो पढ़ने जाते हैं, 1891 में बैरिस्ट्री का पढ़ाई कर भारत लौटते हैं। फिर 1893 ईस्वी में एक अफ्रीका का जो व्यापारी होता है अब्दुल्ला के क्या करने, वकालत करने के लिए वो अफ्रीका जाते हैं, लेकिन वहाँ पर गिरमिटिया मजदूर जो भारतीय मजदूर अफ्रीका में जाकर काम कर रहे थे, स्थिति परिस्थिति को देखते हुए वहाँ और ठहरने का फैसला करते हैं और उसके विरुद्ध न्याय के लिए वो संघर्ष करना स्टार्ट करते हैं। वही वो रह जाते हैं, काफ़ी दिनों तक रहते हैं, फिर 1916 में आते हैं। तो वही क्या होता है, जब वो वहाँ रह रहे होते हैं तो वो भारतीय दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को न्याय के लिए दिलाने के लिए वो लंदन का यात्रा करते हैं और उसी लंदन में जाते हैं तो वहाँ पर स्वराज प्रेमी आंदोलनकारी जो भी होते हैं, राष्ट्र प्रेमी, उनसे मिलते हैं। उसके बाद वो भावनाओं को जहाज पर लौटते समय वो उसको व्यक्त करते हैं। हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में लिखा गया था। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से क्या आ रहे थे, लंदन से अफ्रीका आ रहे थे, तो वो जहाज पे लिखे थे, है ना। उसमें काफ़ी वो भी अच्छा, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से, देखिए इस पंक्ति को अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी थोड़ा सा संक्षेप में हम आपको चर्चा कर देते हैं। उन्होंने इस पुस्तक में मुख्यतः जो प्रकाश डाला, उनका कहना था कि आपके मन जो है, मतलब जो आपके मन है वह क्या होना चाहिए, मन का राज है स्वराज्य है। उसके बाद उन्होंने कहा आपकी जो कुंजी है वह सत्याग्रह, आत्मबल और करुणा बल है। तीसरा उन्होंने कहा था कि इस बल को आजमाने के लिए स्वदेशी को पूरी तरह अपनाने की ज़रूरत है। उसके बाद और भी उन्होंने, मतलब पूरा संक्षेप में बता रहे हैं, सार जो निकल के आ रहा है उसमें वो कहे थे कि हमें जो करना चाहते हैं अंग्रेज़ों को सजा देने के लिए नहीं करें, बल्कि इसलिए करें कि ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने यह बात पर जोर दिया, जैसे उन्होंने कहा कि अंग्रेज अगर नमक कर रद्द कर दें, अन्यथा लिया हुआ धन वापस कर दें, हिंदुस्तानियों को बड़े बड़े ओहदे यानी कि पुरस्कार सम्मानित ये सब करें, और अंग्रेज लश्कर भी हटा दें, जो भी टैक्स वगैरह उन तब भी हम उनकी मालों का यानी कि कपड़ों का नहीं पहनेंगे, यानी उनके द्वारा बनाए गए चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे, उनकी अंग्रेजी भाषा काम में भी नहीं लेंगे, उनकी हुनर कला का उपयोग नहीं करेंगे। हम यह समझना चाहिए कि हम सब दरअसल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम सब वो करने योग्य नहीं हैं। इस तरह से उन्होंने उसमें क्या किया था, इस चीज़ों को उल्लेख किया था। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 72 में इंडियन लिबरल फेडरेशन, आ गया ना चर्चा। इंडियन लिबरल फेडरेशन किनके द्वारा हुआ हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कब परिस्थिति में, जब 1917 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव मॉन्टेग्यू के द्वारा जब क्या होता है, घोषणा किया जाता है मॉन्टेग्यू के द्वारा अगस्त प्रस्ताव, क्योंकि अगस्त में वो घोषणा करता है, बहस होता है हाउस ऑफ कॉमन में, 1917 ईस्वी में होता है। उसके बाद जैसे बहस के बाद वो बोलता है कि इसमें जो भागीदारी होगी, जिसमें प्रशासन होगा, भारतीयों को ध्यान में रखते हुए भारत के सहयोगियों के साथ क्या होगा, एक जिम्मेदार सरकार बनाने की बात होगी। उसके बाद मॉन्टेग्यू को तुरंत भारत का राज सचिव बनाया जाता है, फिर भ्रमण करता है, उसके बाद वो घोषणा करता है, और उसी घोषणा का क्या करता है, घोषणा के बाद कांग्रेस यानी जो होते हैं राष्ट्रवादी उसका विरोध करते हैं और वही उदारवादी उसका समर्थन करते हैं। उसको अंग्रेज क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहकर पुकारते हैं। तो इस तरह से ये ध्यान में रखिएगा, किसका मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा। तो वही फिर उसके बाद सी आर बनर्जी के द्वारा क्या कहता, अलग होकर वहीं पर इंडियन लिबरल फेडरेशन का स्थापना किया जाता है, जो बाद में अखिल भारतीय उदार संघ भी कहलाता है। तो वह कब हुआ हो जाएगा, वही 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 1893 से लेकर वह 1900 कब तक रहते हैं, 14 तक रहते हैं। हालांकि बीच में 2 बार भारत भी आते हैं, एक बार 1909 में आते हैं और एक बार शायद 11 में आते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं। तो इस तरह से इंडियन ओपिनियन 1904 ईस्वी में यही पत्रिका था। और आपको पता होना चाहिए कि जब ये पत्रिका के सिलसिले में जब वो जा रहे थे तो लियो टॉल्स्टॉय का एक व्यक्ति के द्वारा इनको पुस्तक दिया गया था। यही सिलसिले के क्रम में वो रात भर उसे पढ़े थे। उसके बाद काफ़ी चीज़ों को उसे अपने लाइफ में अपने जीवन में अमल भी करना स्टार्ट किए थे। ध्यान में रखिएगा, इंडियन ओपिनियन 1904 ईस्वी में। और देखिए प्रश्न है, हरिजन है नवजीवन है। हाँ, हरिजन भी इन्हीं के द्वारा 1932 ईस्वी में ये भारत में करेंगे। नवजीवन 1919 ईस्वी में यह भी भारत में करेंगे। यंग इंडिया 1919 इंग्लिश में करेंगे। ये सभी भारत के द्वारा, अफ्रीकन न्यूज नहीं है। नेक्स्ट 74 में देखिए, सविनय अवज्ञा 1930 के प्रकाश। देखिए प्रकाश का मतलब होता है मैक्सिमम टाइम तक जो क्लाइमैक्स है, उस समय के महात्मा गांधी ने किसके साथ समझौता किया था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पता होगा कि 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। अब 1930 ईस्वी में कब से हुआ था, तो वह हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन
ये 6 मार्च हुआ था ना सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ध्यान में रखिएगा कि 6 मार्च नहीं, सॉरी 12 मार्च 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दांडी यात्रा के रूप में, दांडी मार्च के रूप में स्टार्ट होता है, वही 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चलता है। इसमें वो क्या करते हैं, 78 सहयोगियों के साथ इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो स्टार्ट दांडी मार्च के साथ करते हैं। फिर आगे आप देखेंगे कि लगभग एक ही साल में 90,000 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया था। ये आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू थी काफ़ी, ये क्या का मतलब सर्वोच्च कहा जाता है कि अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस नहीं ले आता तो शायद उस समय भारत एक अलग स्थिति पर होता, शायद या तो आज़ादी भी पा लेता, लेकिन वही बात है फिर क्या हो गया, अहिंसा के कारण फिर क्या कर ले, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना पड़ा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1930 ईस्वी के प्रकाष्ठ के समझौते में कौन था, अब देखिए लॉर्ड इरविन। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, लॉर्ड इरविन क्या था, 5 मार्च 1931, तो यही था ना समझौता, लॉर्ड इरविन के साथ में हुआ था। आपको पता होगा कि जैसे ही क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है, दांडी मार्च से स्टार्ट होता है, उसके बाद एक भाषण होता है गुजरात के आगे धरासना में होता है, जहाँ पर महात्मा गांधी एक भाषण देने वाले रहते हैं। उसी के बाद तो गिरफ्तार कर लिया जाता है उनको, महात्मा गांधी को। तब उसके बाद क्या होता है, गिरफ्तार होने के बाद क्या कहता है कि गोलमेज सम्मेलन भी स्टार्ट हो गया होता। पहला गोलमेज सम्मेलन किया जाता है ब्रिटिशों के द्वारा। उसमें क्या होता है, कुछ निष्कर्ष निकल कर नहीं आता है। इससे अंग्रेजों को भी पता चलता है कि इसमें बिना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहयोग से क्या कह सकता है, इसकी सफलता उम्मीद नहीं की जा सकती। तब फिर क्या होता है, लॉर्ड इरविन गांधी जी से क्या करता है, एक मीटिंग करता है। उस मीटिंग में जो गांधी इरविन समझौता के रूप में जाना जाता है, जो कब होता है, वह 5 मार्च 1931 ईस्वी को हो जाता है। और उसी में आप देखेंगे गांधी जी के द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्ताव किया जाता है, देसी विदेशी शराब की दुकानों के आगे धरना देने की बात होती है। हालांकि इसमें वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के फांसी के सजा को टालने की बात होती है, लेकिन इसको वो नहीं मानता। अन्य क्या होता है कि जो भी बिना कोई अहिंसा किए हुए जिनको गिरफ्तार किया गया उन्हें छोड़ने की बात होती है, तो ये सभी को मान लेता है। लेकिन ये चीज़ को फांसी वाले सजा जो तीनों को दिया जा रहा था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, वो नहीं मानता। तो इस तरह से गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1930 प्रश्न का यही सब जवाब हो जाएगा। समझौते में हस्ताक्षर लॉर्ड इरविन हो जाएगा। बाकी तो लॉर्ड लिथगो का याद करिए, 1936 से 43 में आया था लॉर्ड लिथगो। 1942 क्रिप्स मिशन आता है। लॉर्ड बेबल याद करिए, 1944 से 47 होता है। इसके समय में क्या होगा, 1946 में आएगा ये साइमन कमीशन नहीं कहिए, लॉर्ड माउंटबेटन योजना आएगा। लॉर्ड कर्जन आएगा, कर्ज देगा, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन होगा। नेक्स्ट 75 में देखते हैं, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कौन की थी। देखिए 1932 में जब क्या हो गया था, याद करिए, जब क्या थे, पूना के एरवड़ा जेल में बंद होते हैं गांधी जी। कब, 1931 ईस्वी को। तब क्या होता है, आपको याद रखना होगा कि इसमें तो गांधी इरविन समझौता होता ही होता है ना, 5 मार्च 1931 ईस्वी को। और इसमें एक और वक्तव्य होता है, सितंबर में जाकर होता है। क्या होता है कि जब वो क्या होते हैं, गांधी जी, ये जब गांधी इरविन समझौता होता है, इस गांधी इरविन समझौता में क्या मैकडोनाल्ड के द्वारा 11 सांप्रदायिक यानी कि पृथक निर्वाचन की बात करती है, जिसमें क्या हो जाता है कि जो ये हरिजन होते हैं, यानी कि जो अछूत लोग होते हैं, यानी कि कहिए कि उसके लिए क्या है, उसको किस तरह से संबोधन आप कह सकते हैं, भारतीय हरिजन संघ, यानी कि जो होता है ये अछूतों के लिए क्या होता है, उसमें जो छोटे कास्ट होते हैं उनके लिए एक क्या होता है, पृथक निर्वाचन की बात होती है। आपको पता होगा इसमें 11 को पृथक निर्वाचन की, जिसमें क्या हो जाता है कि उस पृथक निर्वाचन में क्या कहता है, जो होता है यानी कि जो ये हरिजन लोग होते हैं, जिसको गांधी जी ने हरिजन कहकर संबोधित किया था। आप इसे किस तरह से संबोधन कर सकते हैं, जो भी कहिए। तो उसमें से क्या था कि जो भी नीचे तबके के लोग थे, अछूत लोग थे, उसके लिए क्या था, 2 प्रोबेबिलिटी लाया गया था, यानी कि 2 तरह का वो क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, एक अपने समुदाय के लोगों के लिए और एक साधारण के लिए। तो इसका गांधी जी ने विरोध किया था। इससे उन्होंने कहा था कि इससे क्या हो जाएगा, जो ये नीचे तबके के लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, वो समाज से दूर हो जाएंगे। तो इसका विरोध किया था। तो वही क्या होता है, गांधी इरविन, ये उसके बाद क्या हो जाता है, पूना पैक्ट के रूप में जाना जाता है। जो पूना पैक्ट होता है वह कब होता है, वह गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच एक समझौता होता है। और यह समझौता कब होता है, वह होता है गांधी जी जब वही जी जेल में होते हैं उसी वक्त होता है, 1932 ईस्वी में होता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, पूना पैक्ट होता है जो ही 20 सितंबर से वो क्या करते हैं,
वो उपवास पर जाते हैं। 24 सितंबर के दोनों के बीच होता है। उसी के बाद गांधी जी के द्वारा क्या कहता है, यहीं पर हरिजन शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। जब हरिजन शब्द का इस्तेमाल करेंगे किसके, पूना पैक्ट के बाद, यानी कि पूना पैक्ट कहिए कि जो गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच जो समझौता होता है, उसी के बाद क्या होते हैं, अखिल भारतीय हरिजन संघ का स्थापना किनके द्वारा किया जाता है, महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। तो आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 76 में आते हैं। 76 में कह रहा है कि कहाँ 31 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत के आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न। देखिए, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना द्वितीय चरण बोला जाता है। वह कब होता है, द्वितीय चरण होता है जब यह जो आज़ाद हिंद फौज आता है सुभाष चंद्र बोस के हाथों में। वहीं से इसका वास्तविक विकास, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक इसका जो बोलिए कि संस्था के रूप में, संस्थापक के रूप में जाना जाता है जब वो क्या आता है, सुभाष चंद्र बोस। देखिए क्या होता है कि जर्मनी से वो जापान, सिंगापुर में आते हैं। उन्हीं के पनडुब्बियों के सहयोग से कौन ये आते हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं। सॉरी, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं, सुभाष चंद्र बोस आते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जो होता है वह जून में पहुंचते हैं और जुलाई में एक रेडियो पे घोषणा करते हैं, जिसमें वो कहते हैं, रेडियो पे घोषणा करते हैं कि अंग्रेज़ों से व्यथा उम्मीद करना बेकार होगा। जब तक हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेज़ों के लिए जब तक हम लोग क्या करेंगे, मतलब आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक हम लोग इसका विरोध नहीं करेंगे तो हाथ पे हाथ धरकर बैठने से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। ये रेडियो पर प्रसारण करते हैं। जैसे ये प्रसारण को सुनते हैं, जो रास बिहारी बोस होते हैं, जो उसका जो वास्तविक संस्थापक होते हैं, वह काफ़ी प्रफुल्लित होते हैं और उसके बाद जो इसका कमान होता है आज़ाद हिंद सरकार का, वो किसको सौंप देते हैं, वो सुभाष चंद्र बोस को सौंप देते हैं। तो देखते हैं कहीं कहीं आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना के रूप में सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि वास्तविक जो है विकास वहीं से स्टार्ट होता है। तो वह सिंगापुर में जब आते हैं, उसके बाद वो घोषणा करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि फिर वो जापान की सहायता से, जर्मनी की सहायता से वो क्या करेंगे, अन्य भी जैसे जो भी पूर्वी प्रांत हैं, बर्मा हो गया, उसके बाद म्यांमार हो गया, इन सभी राज्यों पर हमला करेंगे। फिर कुछ क्षेत्रों को जीतेंगे। फिर उसके बाद 1944 ईस्वी में फिर एक रेडियो पर प्रसारण करेंगे, जिसमें वो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधन करेंगे। फिर महात्मा गांधी भी इन्हें, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर संबोधन करेंगे। तो प्रश्न काफ़ी अच्छा है। तो वह सिंगापुर हो जाएगा, क्योंकि सिंगापुर ही पहुंचे थे और यहीं पहुंचने के बाद वो कमांडर के रूप में सभी प्रतिनिधियों को क्या कहते थे, आज़ाद हिंद फौज के प्रतिनिधियों को दिल्ली चलो का भी नारा दिए थे। यह भी ध्यान में रखना होगा आपको। देखिए, इसमें जो आज़ाद हिंद फौज में शामिल कौन थे, जो आज़ाद हिंद फौज जो थे उसमें जो मतलब कहिए कि जो शामिल थे वो कौन होते हैं, मतलब वो होते हैं जो जापान के युद्धबंदी होते हैं ना, युद्ध में जो बंद किए हुए बंदी रहते हैं, वो भारतीय सैनिक उसमें शामिल होते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो अब देखिए कि निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं पर विचार करना है। मेरठ संयंत्र केस, चलिए मेरठ संयंत्र केस एक विवादास्पद रहता है। इसके संबंध में आइंस्टीन को भी पत्र लिखना पड़ता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। देख लीजिए क्या होता है, एक विवादास्पद अदालत का मामला होता है। 1929 में ब्रिटिश सरकार 31 श्रमिकों को बंदी बनाकर मेरठ लाता है और उसके विरुद्ध में मुकदमा चलाता है। उसमें 3 ब्रिटिशर्स भी होते हैं और वो 3 ब्रिटिशर्स साम्यवादी लोग होते हैं। तो उसको पर वो विरोध चलाता है कि ये सम्राट को भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने को। फिर मेरठ षड्यंत्र केस में 21 मार्च 1929 को जवाहरलाल नेहरू भी इसको केंद्रीय विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव के रूप में पेश करते हैं। आइंस्टीन भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उसमें मैकडोनाल्ड को पत्र लिखता है। फिर लेकिन क्या हो जाता है कि इस मुकदमे की सुनवाई के बाद 16 फरवरी 1933 ईस्वी को क्या हो जाता है, इसको सुनाया जाता है मेरठ संयंत्र को इसका फैसला। तो उसमें क्या होता है, 27 अभियुक्तों को कड़ी सज़ा दिया जाता है। इसमें मुजफ्फर अहमद अली को सबसे बड़ी और सबसे कड़ी सज़ा आजीवन काला पानी का सज़ा दिया जाता है। तो ये हो जाएगा 1929 ईस्वी में हो जाएगा। मेरठ गांधी इरविन समझौता, आपको अभी हम चर्चा किए कि जो गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 में हुआ था, वो ध्यान रखना है। उसके बाद मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत, आपको याद करना होगा कि सांप्रदायिक पंचायत जो है यह क्या किया गया था। उसी के बाद ना गांधी इरविन ये पूना पैक्ट होता है। तो वह जो मैकडोनाल्ड होता है वह 16 अगस्त 1932 ईस्वी को होता है और 32 को यह घोषणा किया जाता है मैकडोनाल्ड के द्वारा, जिसमें 11 क्या किया जाता है, पृथक निर्वाचन यानी सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा की जाती है। और उस सांप्रदायिक निर्वाचन में क्या हो जाता है कि ये उसको क्या बोलिएगा, ये दलित वर्ग के लिए, हाँ दलित का नाम उचित है, दलितों वर्ग के लिए क्या कहता है, उसमें
2 वोट का समर्थन किया जाता है, यानी 2 वोट उनको देने का अधिकार किया जाता है। 1 वोट से वो साधारण देंगे और 1 दिया जाता है कि वो अपने वर्ग के लोगों को चुनेंगे, उसमें सिर्फ उसी के वर्ग के लोग खड़ा होंगे, यानी कि उसको हम लोग कह सकते हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। सांप्रदायिक जो प्रणाली होता है उसी में होता है कि उसी संप्रदाय के लोगों के द्वारा चुना भी जाएगा और चुने भी जाएंगे और वोटिंग भी उसी के द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह का प्रावधान था जिसका गांधी जी ने विरोध करते हैं सांप्रदायिक पंचायत का। उसके बाद बी आर अम्बेडकर के भी समझौता होता है, वही पुनः पैक्ट के रूप में जाना जाता है। तो पहले क्या हो जाएगा, ये हो गया 1929, 1931 और 1932। तो स्वाभाविक सी बात है 1, 2, 3 बिल्कुल पर्याप्त, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए की गई हुई थी। तो किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की जो नियुक्ति, देखिए ऑप्शन पढ़िए, 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए हमने चर्चा किया था कि इसकी है जो मुख्यतः क्या कह रहा था, भारत में संविधान के ढांचा को लागू करने के लिए क्या क्या था, उसके तालमेल बैठाने के लिए, उसके अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन को भेजा गया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि जो 1919 ईस्वी का मॉन्टेग्यू, जिसे भारत सुधार अधिनियम के रूप में भी जाना जाता, उसकी समीक्षा के लिए क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था। हालांकि साइमन कमीशन जैसे ही भारत आता है, इसके सभी सदस्य ब्रिटिशर्स होते हैं। 1927 ईस्वी में भारत आता है, उसका साइमन गो बैक का नारा लगता है, चले जाते हैं, इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु भी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त लग रहा है। आगे भी पढ़ लेते हैं, क्या इससे भी कोई और रीजन ठोस है? भारतीय राज्यों और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण, बिल्कुल नहीं। रॉलेक्ट अधिनियम के प्रावधानों का पुनरीक्षण, रॉलेक्ट एक्ट कब आया था? वह आया था 1919 ईस्वी में, तो बिल्कुल नहीं। भारत के डोमिनियन राज्य का दर्जा देने की संभावना के लिए, बिल्कुल नहीं। डोमिनियन राज्य का दर्जा देने में नेहरू रिपोर्ट जब वो सौंपते हैं तो उसमें उसकी बात की जाती है। हालांकि क्रिप्स मिशन में तो डोमिनियन की बात की जाती है, लेकिन इसको नकार दिया जाता है, पूर्ण स्वराज्य की बात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त हो जाएगा। 29 में देखिए कुछ पुस्तक हैं, कुछ उसके रचयिता हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब कह रहा द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल जो है उसमें 1920 से लेकर 42 तक का 2 भागों में लिखा गया है। वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया। इसमें बताया गया है किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य के शासन को समाप्त करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो 1920 से 42 तक का जो क्या रहा, परिस्थिति रहा, इतिहास रहा, उसमें उसका वर्णन किया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। इंडिया इन ट्रांसजिशंस, यह एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय, यही मानवेंद्र नाथ हैं जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। आपको पता होगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के बारे में क्या है, थोड़ा सा विवादास्पद है। कुछ लोगों का मानना है कि 1920 में हुआ, कुछ का मानना 1925 में हुआ। हालांकि जो वह जो क्या हो गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो 1964 ईस्वी में जो भारतीय मार्क्सवादी पार्टी बना विभाजन होगा, उनका मानना है कि 1925 ईस्वी में हुआ। आज मूल रूप से उनका मानना 1920 ईस्वी में। ऐसा कहा जाता है कि 1920 ईस्वी में जरूर हुआ, लेकिन औपचारिक रूप से जो वास्तविक रूप से काम होना स्टार्ट हुआ वह 1925 ईस्वी में। आप देखेंगे कि मानवेंद्र नाथ राय के बारे में देखो तो 1920 ईस्वी में वो ताशकंद में जाकर एकत्रित हुए थे, उसको लेकर मुखिया के रूप में। बेकअप इंडिया ये एनी प्रेसिडेंट के द्वारा है। ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया, यह बीपी मेनन, बीपी मेनन के बारे में जानते हैं। ट्रांसफ़र जो लेखक हैं वो सितंबर 1939 से 1947 तक क्या रहे थे, भारत स्वतंत्रता की बोली के अंतिम चरण के दौरान ये हुई घटनाओं और वास्तविक के सत्ता का हस्तांतर कैसे किया गया इसके बारे में विस्तार से लिखा है। क्योंकि उस समय वो क्या रहते हैं, मतलब कहिए कि ये मुख्य सलाहकार है, वो राजनीतिक सुधारक के रूप में, आयुक्त के रूप में रहते हैं ये, तो ध्यान में रखिएगा वीपी मेनन। नेक्स्ट 80 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन वह 1942 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। ये वही भारत छोड़ो आंदोलन है जो आप देखेंगे भारत का तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन होता है, जो क्या होता है, क्रिप्स मिशन के लौटने के कुछ समय बाद यह चलाया जाता है। तीसरा महान आंदोलन वह कौन होता है? अब देखिए 1942 ईस्वी में, तो याद करिए कि चैम्बरेल कब होता है, 1937 से 40 होता है। चर्चिल क्या होता है, चर्चिल के समय में 1940 से 45, तो 1940 के 45 में क्रिप्स मिशन आएगा। क्लीमेंट एटली 1946 से 47 रहेगा। अब देखिए 1946, तो 40 से 45 तो बिल्कुल चर्चिल ही हो जाएगा, क्योंकि मैकडोनाल्ड तो क्या रहता है 1937 तक रहता है, तो चर्चिल हो जाएगा, 42 में ही आया भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट 81 में देखते हैं, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। करा 1947 में जो देखिए आ गया ना प्रश्न, एक पीछे भी प्रश्न था कि भारतीय स्वतंत्रता के समय अध्यक्षता कौन थे, तो उसमें जब राजेंद्र प्रसाद का ऑप्शन था ही नहीं, तो हमने जेपी कृपलानी मारा था। क्योंकि जेपी कृपलानी कब रहे थे, 1946 से 47 तक रहे थे। फिर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दिल्ली में अधिवेशन होता है 1947, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे बातों को।
अबुल कलाम आज़ाद 41 से 45 रहेंगे और सबसे पहले 1923 ईस्वी में, सबसे कम उम्र की यही बनेंगे। कभी कभी प्रश्न तो ये भी दे दिया जाता है कि सबसे ज़्यादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहे थे, तो उसमें APJ अब्दुल कलाम का नाम आता है। ये हुई राजेंद्र प्रसाद हैं जो राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त 1946 से 47 तक कृषि और खाद्य मंत्री का भी दायित्व संभाले थे। 82 में देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का जो अधिवेशन किस सर में हुआ, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब करा ये देखिए, ये दोनों को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, 38वीं 39वीं। जो कांग्रेस का जो 1938 का अधिवेशन होता है वो हरिपुरा होता है, हरिपुरा गुजरात में है। अब क्या हो जाता है, 1938 के बाद 1929 ईस्वी का भी होता है। उस 1929 ईस्वी में जो CR दास, ये सुभाष चंद्र बोस होते हैं, अध्यक्षता तो सुभाष चंद्र बोस ही करते हैं, उनका कहना होता है कि इसमें कोई एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष होना चाहिए जो किसी के दबाव में आकर झुके नहीं। तो इसके लिए समय बीतता जाता, वो देखते हैं कोई आगे निकल कर नहीं आता, तो वो स्वयं क्या होते हैं, इसके लिए अध्यक्ष के लिए चुने जाते हैं। हालांकि इनके अध्यक्ष को चुनने को लेकर है जो रविन्द्रनाथ टैगोर भी महात्मा गांधी को लेटर लिखता है कि उन्हें ही बनना चाहिए। फिर और भी दो जो होते हैं साइंटिस्ट होते हैं, वह भी इनके समर्थन में होते हैं, किनके, सुभाष चंद्र बोस में। तो आखिरकार में 1929 ईस्वी में जो होता है वह होता है त्रिपुरी में होता है, और त्रिपुरी ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, वहाँ होता है। तो कौन ये त्रिपुरी का होता है। उसमें क्या हो जाता है कि यह पहली बार होता है कि जिसमें वोटिंग करवाना पड़ता है। कई वर्षों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव वोटिंग के माध्यम से होता है, क्योंकि इधर क्या होता है, महात्मा गांधी जो थे वह सुभाष चंद्र बोस के बनाने के पक्ष में नहीं होते हैं। वो नहीं चाहते कि सुभाष चंद्र बोस बने, वह चाहते हैं कि पटाभी सीतारमैया बनने के लिए, यानी कि ये महात्मा गांधी पटाभी सीतारमैया को सपोर्ट करते हैं, और सुभाष चंद्र बोस है वो अन्य जो कार्यकारी समिति के सदस्य होते हैं वो चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस बने। वोटिंग होता है, वोटिंग में क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस की 203 मतों से जीत होती है, और इस हार को महात्मा गांधी अपनी हार बताकर वो कांग्रेस से त्यागपत्र देने तक का क्या करते हैं, यानी कि वक्तव्य बोल देते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उनका कहना था कि पटाभी सीतारमैया का हार नहीं, मेरा हार है। तो इसको लेकर क्या हो जाता है, दोनों के बीच काफ़ी मतलब एक दूसरे को सहमति देने का काम होता है, लेकिन गांधी जी नहीं मानते, और अंततः सुभाष चंद्र बोस तो बन ही जाते हैं, और गांधी जी का सम्मान रखते हुए वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं त्रिपुरी से, और फिर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता था। तो ये कहानी था, दोनों ध्यान में रखिएगा। 1927 के बटलर कमेटी, इस बटलर कमेटी की चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि बटलर कमेटी का जो लाया गया था मुख्य रूप से क्या था, वह था भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, और भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। तो यही बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य वही था कि भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच जो है उसे सुधारने का काम था, ये था। नेक्स्ट 84 में देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता होगा कि क्रिप्स मिशन के लौटने के कुछ महीने के भीतर ही आज़ादी के लिए भारतीय जनता का तीसरा सबसे महान संघर्ष शुरू होता है। वह होता है, कौन होता है, वह होता है भारत छोड़ो आंदोलन। और इस भारत छोड़ो आंदोलन के लिए 8 अगस्त को क्या कहता है, वर्धा में इसके प्रस्ताव को पास कर लिया जाता है। फिर आप आगे देखेंगे इसमें गांधी जी के द्वारा जब पास होता है तो 9 अगस्त को तो जैसे ही पास होता है, 9 अगस्त को क्या होता है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत अंतर्गत क्या कर लिया जाता है, देश के विभिन्न जेलों में बंद कर दिया जाता है, यानी कि कांग्रेस के पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर बंद कर दिया जाता है। और इसी में से भारत छोड़ो आंदोलन में से गांधी जी एक मंत्र देते हैं, और उसमें वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारत छोड़ो प्रस्ताव के पास हो जाने पर गांधी जी ने एक भाषण में कहा था कि मैं आपको एक संक्षिप्त मंत्र देता हूँ, उसे अपने हृदय में बिठा लीजिए और अपनी प्रत्येक सांस के साथ इसे व्यक्त होने दीजिए। यह किनका था, वही भारत छोड़ो प्रस्ताव के पास होने के संबंध में जो कहे थे, उसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। इस प्रयास में हम या तो आज़ाद होंगे या फिर मर मिटेंगे। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था। तो करो या मरो का मंत्र महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था, जो हमने देखा कि जब वो क्या कर रहे होते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का क्रिप्स मिशन के जाने के कुछ ही महीनों के भीतर भारत का तीसरा सबसे महान संघर्ष भारत छोड़ो आंदोलन संघर्ष होता है। इसके लिए 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव को पास कर देता है। फिर 9 अगस्त को जीरो आवर के तहत फिर बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर देता है। फिर उसी में से क्या होता है, भारत छोड़ो प्रस्ताव के पास होने में गांधी जी ने भाषण में कहा था कि मैं आपको एक संक्षिप्त मंत्र देता हूँ, इसे अपने हृदय में बैठा लीजिए और अपनी प्रत्येक सांस के साथ इसे व्यक्त होने दीजिए। करो या मरो, इस प्रयास से या तो हम आज़ाद होंगे या मर मिटेंगे।
गांधी के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा 86 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 1929 और 1931 दोनों इंपॉर्टेंट है। 29 में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी और उसी में क्या था, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को क्या किया गया था, पूरे राष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो वह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कराची अधिवेशन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी हम लोग देखिए। कराची अधिवेशन जो होता है 1931 ईस्वी में, कराची तो आपको पता ही होगा, उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, कराची अधिवेशन में जो होता है, इसमें जो होता है मुख्य रूप से जो होता है पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को भी इसमें दोहराया जाता है और गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति प्रदान की जाती है। वही गांधी इरविन समझौता जो 5 कितना हुआ था, 5 मार्च में हुआ था, 5 मार्च 1931 को स्वीकृति दी जाती है। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने 2 मुख्य प्रस्तावों को अपनाया, जिनमें एक मूलभूत राजनीतिक अधिकारों से संबंधित था और दूसरा था आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित था। इसमें जो होता है, इसमें मुख्यतः बहुत सारे बातों को होते हैं जुड़े प्रस्तावों को प्रधान थे, जिसमें अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता की बात होती है, संगठन बनाने की बात होती है, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार की बात होती है, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाने की बात होती है। तो वही है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो यह भी पूछ दिया जाता है कि जाति धर्म लिंग के आधार पर चुनावों को स्वतंत्रता के लिए किसमें किया गया था, वह कराची अधिवेशन। 87 में देखिएगा साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। अब हमने देखा कि साइमन कमीशन वह 1927 ईस्वी में आता है। साइमन अध्यक्षता जो होते हैं उसके सर साइमन ही होते हैं और एलेक्जेंडर और पैट्रिक 2 अन्य भी होते हैं। इसके सभी सदस्य क्या होते हैं, ब्रिटिशर्स होते हैं। इसी को लेकर इसका विरोध किया जाता है। इसका कारण क्या होता है, इसमें होता है समय से पूर्व की नियुक्ति सभी सदस्य, ये तो ये भी कारण होता है बहिष्कार का, सभी अंग्रेज सदस्य होते हैं। और दूसरा जिसको भेजा जाता है साइमन कमीशन 1919 के सुधारों के प्रगति की समीक्षा के लिए, यानी कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसकी समीक्षा के लिए, जाँच के लिए। और साथ में यह भी ध्यान में रखा जाता है कि भारत में जो संविधान का जो बनाया जाए, लागू किया जाए, उसके अध्ययन को लेके वह भेजा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का पर्याप्त होगा। 87 के बाद 88 में हम लोग आते हैं। 88 में भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। तो देखिए वहाँ 35 भी है, 9 भी है, 1928 भारत में द्वैत शासन। तो द्वैत शासन 1919 में किया जाता है। क्यों, देखिए 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसमें केंद्रीय जो होता और प्रांतीय सभा, केंद्रीय सभा में तो 2 सदनात्मक हो जाता है, जिसे हम लोग उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, और निम्न सदन को लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में कहते हैं, जिसे निम्न सदन के रूप में जाना जाता है, जिसे लोअर सदन भी कहते हैं। तो ये किया जाता है। उसके बाद प्रांतीय सभा में क्या किया जाता है, व्यवस्थात्मक एक सदनात्मक व्यवस्था पर किया जाता है। इसमें क्या कहता है, द्वैत शासन को लागू किया जाता है, यानी कि एक जो विषय होगा, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। जो रक्षित विषय होगा वो गवर्नर जनरल के पास रहेगा, और हस्तांतरित विषय स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, ये रहेगा किसके पास, अन्य मंत्रियों के पास। तो इस तरह से ये द्वैत शासन चलाया जाता है, यानी कि वास्तविक जो शासन होता है वह गवर्नर जनरल के हाथ में, और नाम मात्र का शासन जो होता है वह अन्य मंत्रियों के हाथ में। तो इस तरह से इसलिए इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को द्वैत शासन डायरची के रूप में प्रारंभ करने के रूप में जाना जाता है। 1989 में देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2, अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प प्रत्यक्ष करवाई देगा, सभी चर्चा करते हैं। अगस्त घोषणा याद करिए 1917 ईस्वी में जो मॉन्टेग्यू के द्वारा हम लोगों ने देखा था किस तरह से मॉन्टेग्यू क्या होता है, ये मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड होता है वह हाउस ऑफ कॉमन्स में जो भाषण उनके द्वारा 17 अगस्त 1917 को दिया जाता है, इसमें वह भारतीयों के सहयोग के साथ वहाँ के विकास की बात करता है। तो उसके लिए जैसे ही वो बात करता है तो उसको लेकर फिर मॉन्टेग्यू को क्या कर दिया जाता है, भारत सचिव बनाया जाता है। तो वही अगस्त घोषणा था, जिसके बाद वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से भारत शासन अधिनियम 1919 में, तो वह हो जाएगा मॉन्टेग्यू हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव यह हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव के बारे में आप समझिए तो क्या इसे कहिएगा, मतलब ये कहिए, हाँ, लॉर्ड रिंथ्रो के शासनकाल में ये क्या था अगस्त प्रस्ताव। देखिए क्या होता है कि 1939 ईस्वी में प्रांतीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र, आपको पता होगा कि बिना भारतीयों को पूछे हुए द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के उद्देश्य से क्या मंत्रिमंडल क्या करता है, उसको त्यागपत्र देता है। और उस त्यागपत्र के बाद कांग्रेस ब्रिटिश सरकार की ओर से और फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और ब्रिटिश सरकार को केंद्र में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग करती है। अंग्रेज इसका क्या करता है, विरोध करता है, अवहेलना कर देता है, और भारतीय की मांग की जगह लॉर्ड लिथरेट को क्या करता है, 8 अगस्त 1940 ईस्वी को एक प्रस्ताव पास करता है। इस प्रस्ताव में क्या करता है, जिसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स की बात होती है, डोमिनियन स्टेट के भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करने की बात होती है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों के साथ सम्मिलित करने की बात होती है। इन सभी की बातें होता है, इसलिए उसे अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। और अगस्त संकल्प क्या था, अगस्त संकल्प था वो था कि जो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को वार्धा में जो क्या किया गया था, अखिल भारतीय कांग्रेस के द्वारा जो
भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव को पास किया गया था, इसी कारण से अगस्त संकल्प के रूप में जाना गया। तो उस समय क्या होंगे, वह महात्मा गांधी होंगे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस वह होंगे मोहम्मद अली जिन्ना। ये जिन्ना के द्वारा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाते हुए, इसमें क्या क्या था, इसमें मनाते हुए मुस्लिमों के द्वारा क्या कर दिया गया था, लगभग 2000, बंगाल में केवल 2000 लोगों से अधिक मुस्लिमों के द्वारा हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी, जिसकी लाशों को गिद्धों को नोचते हुए नजर आया था। तो ये था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे, जो 16 अगस्त 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना के आह्वान पर यह कार्रवाई किया गया था। तो ये सभी को हम लोगों ने देख लिया। घोषणा, प्रस्ताव, संकल्प, अंतर यही है, तो इसलिए ध्यान में रखिए। घोषणा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से रिलेटेड, मॉन्टेग्यू के द्वारा जो घोषणा किया गया। प्रस्ताव क्या था, प्रस्ताव में हम लोगों ने देखा कि जो लॉर्ड लिलिथगो के द्वारा किया गया था, जो मंत्रिमंडल से इस्तीफा के बाद जो बात किए गए थे, केंद्र में एक, इसमें क्या बात किया गया था, इसमें ही बात किया गया था ना, राष्ट्रीय, इसके द्वारा मांग किया था केंद्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की, लेकिन इसको दरकिनार कर फिर क्या करता है, उसके द्वारा कुछ घोषणा किया जाता है। उस घोषणा में बात किया जाता है वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों के साथ उसका सम्मिलित किया जाएगा, भारतीय सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी, ये सभी था। नेक्स्ट देखिएगा हम लोग 89 में, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, वह हो जाएगा बिजौलिया आंदोलन, दादी मार्च, बरदोरी। देखिए यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, तो देखिए अहमदाबाद मील में भी क्या थे, महात्मा गांधी का था। दांडी मार्च में भी गांधी। देखिए बरदोली जो है, बरदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान आता है। ये वही बरदोली जो गुजरात में होता है, ये वही बरदोली जहाँ पे लगान क्या कर दिया गया था कि 22 से 23% तक बढ़ा दिया गया था। तो इसका विरोध इन्होंने किया, लगान में वृद्धि को लेकर सरकार इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए। अंततः विवश होकर सरकार ने किसानों की मांग को मारना पड़ा, और इसमें एक न्यायिक अधिकारी बोमफिल्ड और जो एक और अधिकारी कौन थे, एक मैक्सवेल थे, इस पूरे मामले की जांच करते हैं और 30% से लगान को घटाकर मात्र 6% कर देते हैं। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की भी उपाधि दी थी। यह ध्यान में रखिएगा। हालांकि जो खेड़ा आंदोलन होता है ना, उसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का इंपॉर्टेंट रोल निभा करता है। इसमें गांधी जी के मार्गदर्शन पर वह हर एक किसानों से एक शपथ पत्र लेते हैं, जिसमें कि कर को बढ़ाए गए कि उसके एवज में हम अपने संपत्ति को जब्त कराएंगे, क्योंकि हमें जूठा कहलाना नहीं है, इसलिए वो भी था, खेड़ा में था। 91 में देखिए किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना जाना एक निष्ठुर बर्बरता का बताया हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर, ये वक्तव्य कहा गया था कि जो है विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था, वो रविन्द्रनाथ टैगोर। ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं लॉर्ड रीडिंग मार दीजिएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, कौन बनाया था भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इस आलेख को महात्मा गांधी ने बनाया था, और आपको पता होगा उन्होंने एक भाषण में क्या किया था, एक मंत्र भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, उसमें उन्होंने क्या कहा था, उसमें कहा था कि मैं आपको एक संक्षिप्त मंत्र देता हूँ, इसे आप हृदय में बिठा लीजिए और अपनी प्रत्येक सांस के साथ इसे व्यक्त होने दीजिए। करो या मरो, इस प्रयास से हम या तो आज़ाद होंगे या मर मिटेंगे। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, हालांकि फिनिक्स आश्रम भी 1904 ईस्वी में, और साउथ अफ्रीका में फिर आप देखेंगे फिनिक्स के बाद एक और आश्रम था, देखिए ना अभी माइंड में नहीं है, ये फिनिक्स के बाद कौन था ध्यान में नहीं, वो भी 1910 ईस्वी के पास वहाँ स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा 54 में त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद, यही त्रिपुरी संकट जो हमने बताया था कि हरिपुरा के बाद त्रिपुरी संकट जो था, जो त्रिपुरी कहाँ है, जबलपुर में था, और मध्य प्रदेश के जबलपुर में, जिसमें क्या हो गए थे, जिसमें वोटिंग के द्वारा अध्यक्ष पद चुना गया था, जिसमें गांधी जी चाहते थे पटाभी सीतारमैया को बनाना, सुभाष चंद्र बोस इधर चाहते थे खुद बनना, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की 203 मतों से जीत हुई। उसके बावजूद फिर वो गांधी जी संतुष्ट नहीं होने के कारण वो इस्तीफा दे दिए, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते। ध्यान में रखिएगा। 95 में किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त करने, देखिए आ गया ना प्रश्न, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का कहना था कि भारत को मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसकी जो स्थापना है जिस उद्देश्य के लिए किया गया, वह उद्देश्य प्राप्त हो गया तो उसे बंद कर देना चाहिए, यानी भारत स्वतंत्र हो गया तो उसे बंद कर देना चाहिए, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। 96 में देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन 1939 में सुभाष चंद्र बोस, त्रिपुरी कहाँ है, त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर में उपस्थित है। 97 में देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, आपको पता होगा 1893 ईस्वी में गए, अब वापस आते हैं, 14 खत्म होता है, यानी कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, और इसी 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और काफ़ी यहाँ पर बहुत कुछ हासिल कर रहे थे महात्मा गांधी, तो जरूर बनकर गए थे वहाँ, लेकिन आए बनकर, वो महात्मा बनकर आए, जिसके कारण उसके बाद देखेंगे भारत में उनका, भारत की आज़ादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।
1998 में देखिए, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? देखिए, वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। आपको बता दें, महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारने से हुई थी। जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी तो सिर्फ भारतीय लोग ही नहीं, अन्य देशों भी इसके प्रति क्या किए थे? श्रद्धा अर्पित किए थे। बोला जाता सिर्फ रूस को छोड़कर संसार के सभी देशों ने राष्ट्रीय ध्वज को झुकाकर इनके प्रति श्रद्धा अर्पित की थी। यहाँ तक कि यूएनओ ने भी अपने राष्ट्रीय ध्वज को उस दिन झुकाया था। तो ये था इनका ख्याति। तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। फिनिक्स फॉर्म, यही फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1904 ईस्वी में डरबन में किया गया था। एक और हाँ, लियो टॉल्स्टॉय आश्रम है ना, वो किया गया था 1910 ईस्वी के पास में। तो ध्यान में रखेंगे ये 99। और नेक्स्ट हम लोग 100 तक देख लेते। इकबाल का नारा किसने? इनकलाब। देखिए, इनकलाब का नारा ऑप्शन में क्या क्या है? सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, मोहम्मद इकबाल। देखिए, मेरे अनुसार तो मोहम्मद इकबाल नहीं होना चाहिए। मोहम्मद इकबाल को हम लोगों ने देखा था कि वो जो दिए थे वो क्या दिए थे? वो दिए थे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इनकलाब जिंदाबाद के नारे के बारे में बात की जाए तो वो मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा 1921 में गाया था। लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम नहीं उसमें है नहीं, मोहम्मद हजरत मोहानी है नहीं, तो सर्वघोष तो किए थे वो भगत सिंह किए थे। तो इसलिए मेरे अनुसार ये प्रश्न का ज़्यादा उपयुक्त जवाब भगत सिंह लग रहा है ना। और इकबाल के बारे में तो जान ही लिए थे। इकबाल जो थे एक क्या थे, मतलब कहिए प्रसिद्ध कवि नेता थे, है ना। उनकी शायरी आधुनिक काल की फारसी और उर्दू शायरों में गिना जाता है। और जो था उनका जो तराना ये हिंद लिख रहे थे, उसी समय वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान इकबाल दिए थे। तो इस प्रश्न का आप भी हमें जवाब में बताइए कि क्या होना चाहिए आपके अनुसार विथ डिटेल के साथ। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग किसी अगले अध्याय में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।